इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को भी सेंटर के जैसे ही सेटअप किया गया है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6, जिसमें आर्टिकल्स 153 से 167 तक इंक्लूडेड हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आते हैं। लेकिन सेंटर के जैसे स्टेट्स में कोई वाइस गवर्नर नहीं होता। गवर्नर स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, पर जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में एक नॉमिनल या सेरेमोनियल हेड है, वैसे ही गवर्नर भी ज्यादातर सिंबॉलिक रोल प्ले करता है। साथ ही गवर्नर एक एजेंट की तरह भी एक्ट करता है सेंटर का, इसलिए उसकी रोल ड्यूअल है। नॉर्मली हर स्टेट का अपना गवर्नर होता है, पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद एक ही पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। गवर्नर को डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते, ना ही इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होता है। उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक फॉर्मल वारंट के थ्रू, मतलब गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल या सबऑर्डिनेशन में नहीं है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली सजेशन था कि गवर्नर्स को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको रिजेक्ट करके अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट को चूज किया। डायरेक्ट इलेक्शन को रिजेक्ट करने के रीजंस थे कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है, इससे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये कॉस्टली होगा और इलेक्टेड गवर्नर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेगा, जिससे न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। साथ ही ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को बढ़ावा दे सकता था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बन सकता था। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन सिस्टम के थ्रू सेंटर स्टेट्स पर कुछ इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकता है। गवर्नर बनने के लिए एक पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। टाइम के साथ कुछ कन्वेंशंस भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि गवर्नर यूजुअली आउटसाइडर होता है, मतलब जिस स्टेट में अपॉइंट होता है उसका वहीं का रेजिडेंट नहीं होता, ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहे। और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करने से पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करें। लेकिन ये कन्वेंशंस कभी कभी इग्नोर भी हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी सेट करता है। गवर्नर एमपी या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता, और अगर वो है तो ऑफिस लेने के साथ उसकी सीट ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाती है। वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं कर सकता। गवर्नर को फ्री राजभवन ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, रेंट देने की जरूरत नहीं होती, और उसको पार्लियामेंट के डिसाइड किए गए एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस मिलते हैं। अगर एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स के लिए अपॉइंटेड हो तो उसकी सैलरी उन स्टेट्स के बीच शेयर होती है, प्रेसिडेंट की मर्जी के हिसाब से। इन एमोल्यूमेंट्स को गवर्नर के टर्म के दौरान रिड्यूस नहीं किया जा सकता। 2018 में गवर्नर की सैलरी 1.10 लाख से बढ़ा के 3.50 लाख पर मंथ कर दी गई थी। जैसे प्रेसिडेंट को प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती हैं, वैसे ही गवर्नर को भी मिलती हैं। ऑफिशियल एक्ट्स के लिए उस पर लीगल लाइबिलिटी नहीं होती, और टर्म के दौरान उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ना ही उसको अरेस्ट या इम्प्रिजन किया जा सकता है। सिविल प्रोसीडिंग्स पर्सनल एक्ट्स के लिए फाइल हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस देने के बाद। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले गवर्नर एक ओथ लेता है, जो स्टेट के चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर करते हैं और उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज करता है। ओथ में गवर्नर प्रॉमिस करता है कि वो फेथफुली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अपहोल्ड करेगा और स्टेट के लोगों की सेवा करेगा। अगर कोई पर्सन गवर्नर की जगह टेम्परेरीली एक्ट करता है तो वो भी सेम ओथ लेता है। गवर्नर का टर्म 5 इयर्स का होता है उस दिन से जब वो ऑफिस ज्वाइन करता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिमूव कर सकता है। गवर्नर अगर चाहे तो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को लिखकर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर एब्सोल्यूट या कंप्लीटली जस्टिसेबल नहीं है। इस वजह से गवर्नर के पास फुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स रिमूवल के लिए मेंशन नहीं किए गए, इस वजह से पॉलिटिकल चेंजेस के बाद गवर्नर्स को रिप्लेस किया गया है। जैसे 1989 और 1991 में नए गवर्नमेंट्स ने पुराने गवर्नर्स को रिजाइन करने को बोला या रिप्लेस कर दिया। प्रेसिडेंट गवर्नर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांसफर भी कर सकता है या टर्म एंड होने के बाद दोबारा अपॉइंट कर सकता है। गवर्नर अपने 5 इयर्स के टर्म के बाद भी ऑफिस में बना रह सकता है, जब तक सक्सेसर चार्ज नहीं ले लेता, ताकि स्टेट कभी गवर्नर के बिना ना रहे। अगर किसी अनफोर्सीन सिचुएशन में जैसे गवर्नर की डेथ हो जाए तो प्रेसिडेंट किसी और को गवर्नर की ड्यूटीज टेम्परेरीली परफॉर्म करने का अरेंजमेंट कर सकता है। ऐसे केसेस में स्टेट का चीफ जस्टिस टेम्परेरी बेसिस पर गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया के पास काफ़ी सारे पावर्स और फंक्शंस होते हैं, जो काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे ही होते हैं। बस डिफरेंस यह है कि गवर्नर के पास डिप्लोमैटिक, मिलिट्री या इमरजेंसी पावर्स नहीं होते। गवर्नर के पावर्स ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल फंक्शंस।
एग्जीक्यूटिव पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट के सारे एक्शंस फॉर्मली गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। वो रूल्स बना सकता है कि उसके नाम पर जो ऑर्डर्स या ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं उनको कैसे ऑथेंटिकेट किया जाए। गवर्नर बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के कन्वीनियंट कॉन्डक्ट के लिए भी रूल्स फ्रेम कर सकता है, जैसे मिनिस्टर्स के बीच वर्क एलोकेशन डिसाइड करना। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है जो उसके प्लेजर पर ऑफिस में रहते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में गवर्नर को एक मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, लेकिन बिहार को इससे एक्सक्लूड किया गया था 94th अमेंडमेंट 2006 के थ्रू। गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है और एडवोकेट जनरल भी गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस में रहता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है और उनके टेन्योर और सर्विस कंडीशंस डिसाइड करता है, लेकिन उनको रिमूव करने का प्रोसीजर हाई कोर्ट जज जैसा होता है। इसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उनको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, गवर्नर नहीं। गवर्नर को राइट है कि वो चीफ मिनिस्टर से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन प्रपोजल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगे और चीफ मिनिस्टर को फोर्स करे कि कुछ मैटर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखे जो शायद कंसिडर नहीं किए गए हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल रेकमेंड कर सकता है जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो, और ऐसे पीरियड्स में वो प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है और वाइस चांसलर्स अपॉइंट करता है। लेजिस्लेचर के फील्ड में भी गवर्नर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करता है, प्रोरोग करता है या डिसॉल्व कर सकता है। नए इलेक्शंस के बाद पहले सेशन और हर साल के पहले सेशन में वो लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है। गवर्नर लेजिस्लेचर को बिल्स के बारे में मैसेजेस भेज सकता है। अगर असेंबली के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर और काउंसिल के चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के ऑफिसेज वेकेंट हैं, तो गवर्नर किसी मेंबर को प्रिजाइड करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, जिनमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। गवर्नर लेजिस्लेटर्स के डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके लेता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तो गवर्नर उस पर असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है, या उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। रिजर्वेशन कंपलसरी होता है अगर बिल स्टेट हाई कोर्ट को अफेक्ट करता है। रिजर्वेशन तब भी हो सकता है जब बिल अल्ट्रा वायरस हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ हो, देश के लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्विजिशन से रिलेटेड हो। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती तो गवर्नर ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकता है। ये ऑर्डिनेंसेस असेंबली रीअसेंबल होने के 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करने पड़ते हैं, और गवर्नर चाहे तो ऑर्डिनेंस कभी भी विड्रॉ भी कर सकता है। गवर्नर लेजिस्लेचर के सामने स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स भी रखता है जो स्टेट अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में गवर्नर इंश्योर करता है कि स्टेट बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट किया जाए। मनी बिल सिर्फ गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स भी बिना उसके रिकमेंडेशन के नहीं हो सकती। गवर्नर स्टेट के कंटिजेंसी फंड से अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए एडवांसेस दे सकता है। हर 5 साल में वो एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल कंडीशन रिव्यू करता है। जुडिशियल पावर्स के केस में गवर्नर पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशंस दे सकता है, या पनिशमेंट को सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकता है जो ऑफेंसेस स्टेट लॉज के अंडर कन्विक्टेड लोगों को दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जब स्टेट हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट करता है तो गवर्नर से कंसल्ट करता है। गवर्नर हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग और प्रमोशंस मैनेज करता है, और स्टेट जुडिशियल सर्विस मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा के अपॉइंटमेंट्स भी हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन से करता है। गवर्नर के सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर, जिनको प्रेसिडेंट के सिमिलर पावर्स के साथ कंपेयर करके डिटेल में स्टडी किया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के लिए भी वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है जो सेंटर में है। इसका मतलब है कि गवर्नर को एक नॉमिनल या सेरेमोनियल हेड बनाया गया है, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में काम करती है। मतलब गवर्नर अपने पावर्स और फंक्शंस तभी एक्सरसाइज करता है जब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड और एडवाइस करती है। सिर्फ उन्हीं मैटर्स में वो अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन उसे इंडिपेंडेंट एक्शन देने के लिए कहता है। गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मेनली आर्टिकल्स 154, 163 और 164 से डिफाइन होता है।
आर्टिकल 154 कहता है कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास वेस्टेड है और वो डायरेक्टली या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू यूज कर सकता है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन करता है जो चीफ मिनिस्टर के हेडशिप में गवर्नर को एड और एडवाइस करेगी, एक्सेप्ट उन केसेस में जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से काम करेगा। आर्टिकल 164 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेस है। गवर्नर की पोजीशन प्रेसिडेंट से दो बड़े तरीकों से अलग है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को कुछ केसेस में डिस्क्रिशन यूज करने की पावर देता है, जबकि प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद प्रेसिडेंट के लिए मिनिस्टीरियल एडवाइस बाइंडिंग बना दी गई थी, लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्लियर करता है कि अगर कभी ये क्वेश्चन उठे कि कोई मैटर गवर्नर की डिस्क्रिशन में आता है या नहीं, तो गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा और उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होते हैं, जैसे कि किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना, प्रेसिडेंट्स रूल रेकमेंड करना, एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे फंक्शंस परफॉर्म करना जब उसको एडिशनल चार्ज दिया जाए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की गवर्नमेंट्स के तरफ से ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मिनरल एक्सप्लोरेशन से मिलने वाली रॉयल्टी का अमाउंट डिसाइड करना और चीफ मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगना। इसके अलावा गवर्नर के पास सिचुएशनल या हिडन डिस्क्रिशन भी होता है, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांस से निकलता है, जैसे कि जब स्टेट असेंबली में किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना हो तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना, या जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सडन डेथ हो जाए और क्लियर सक्सेसर ना हो। इसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्फिडेंस प्रूव ना कर पाए तो उसको डिसमिस करना, और अगर काउंसिल अपना मेजॉरिटी लूज कर दे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देना। गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जो प्रेसिडेंट के डायरेक्शंस के अंडर आती हैं। इन केसेस में वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट तो करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी डिस्क्रिशन पर ही लेता है। एग्जाम्पल्स हैं महाराष्ट्र में विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाना, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए, कर्नाटका में हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर देखना, असम में ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, मणिपुर में हिल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्किम में पीस मेंटेन करना और अलग अलग सेक्शंस की सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट इंश्योर करना। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को इंडिया के फेडरल सिस्टम में एक ड्यूल रोल देता है। वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है और सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी। मतलब एक तरफ सेरेमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का एजेंट बन के सेंटर के इंटरेस्ट को स्टेट्स में रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आर्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के रोल, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करता है। आर्टिकल 153 प्रोवाइड करता है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में वेस्ट करता है, जिसे वो डायरेक्टली या सबऑर्डिनेट्स के थ्रू एक्सरसाइज करेगा। आर्टिकल 155 एक्सप्लेन करता है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और आर्टिकल 156 उसके टर्म को डिफाइन करता है। आर्टिकल 157 एलिजिबिलिटी बताता है गवर्नर बनने के लिए और आर्टिकल 158 उसके ऑफिस की कंडीशन स्पेसिफाई करता है। आर्टिकल 159 गवर्नर की ओथ या अफर्मेशन के बारे में है। आर्टिकल 160 कंटिंजेंसी के केसेस में गवर्नर के फंक्शंस का डिस्चार्ज बताता है, जैसे ऑफिस वेकेंट हो या गवर्नर ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए। आर्टिकल 161 गवर्नर को पावर देता है पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स या रिमिशंस ग्रांट करने का अंडर स्टेट लॉज। आर्टिकल 162 स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स की एक्सटेंड डिफाइन करता है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंशन करता है, जो गवर्नर को एड और एडवाइस करती है, और आर्टिकल 164 मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, टर्म और सैलरीज के प्रोविजंस को कवर करता है। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट का है। आर्टिकल 166 स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस के कंडक्ट का है और आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज के बारे में है, जो गवर्नर को इन्फॉर्मेशन फर्निश करने से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल्स 174, 175 और 176 स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के बारे में है, गवर्नर के राइट्स के साथ जो उसे लेजिस्लेचर को एड्रेस करने और मैसेजेस भेजने का राइट देते हैं। आर्टिकल 200 गवर्नर का रोल एक्सप्लेन करता है बिल्स के एसेंट और प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि आर्टिकल 201 गवर्नर के पावर्स को कवर करता है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, स्पेशली मनी बिल्स के रिलेशन में। आर्टिकल 213 गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता। आर्टिकल 217 कहता है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है जब हाईकोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 233 गवर्नर का रोल डिफाइन करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और आर्टिकल 234 स्टेट जुडिशियल सर्विस के अपॉइंटमेंट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा के लिए गवर्नर के रोल को स्पेसिफाई करता है।
ये सारे आर्टिकल्स मिलके एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं गवर्नर के लिए, जिसमें उसकी अपॉइंटमेंट, टेन्योर, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल रोल्स और उसका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस क्लियरली डिफाइन किया गया है।